एससी के लिए कोर्सेज हैं, ये यूपीपीएससी इंटीग्रेटेड कोर्सेज है, प्रीलिम कम्स मेंस। तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ये प्रीलिम्स कोर्स है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स है, एक आपका प्रीलिम्स कोर्स है। तो ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के लिए है। और ये आपका मेंस आंसर राइटिंग कोर्स है। तो इस नंबर पे ये सारी डिटेल्स लिखी हैं। जो आपका 2022 में जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, उससे प्रीलिम्स में जो है 93 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रिडिक्ट हुए हैं। नीचे पीडीएफ होगी, वहां से आप डायरेक्ट वेरीफाई कर सकते हैं। और जो मेंस है उसमें डायरेक्ट 45 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट हुए हैं, प्लस 4 एसेज, 3 ऐसे लिखने को आते हैं, 4 एसेज प्रिडिक्ट हो गए। तो आप जो है इस नंबर पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तीनों जो कोर्सेज हैं वो अभी एक्टिव हैं। वेलकम टू ASUPPSC, मेरा नाम वंदना सिंह है। हम यूपीपीएससी 2023 का जो क्विज कर रहे थे, तो ये क्विज नंबर 3 है। ये आपका यूपीपीएससी के एग्जाम के लिए, बीपीएससी हो गया, जितने भी आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गया उसके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये आरओ एग्जाम के लिए भी बेनिफिशियल होगा। अगर आप यूपीएससी का ईपीएफओ दे रहे हैं, सीडीएस दे रहे हैं, तो इन सब के लिए भी ये जो क्विज है वो बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन आर्म्स इंपोर्ट इन सिप्री 2022 रिपोर्ट ऑन मिलिट्री स्पेंडिंग इन इंडो पैसिफिक। तो इंडिया की रैंक क्या है आर्म्स इंपोर्ट में इन सिप्री 2022 रिपोर्ट ऑन मिलिट्री स्पेंडिंग। तो इसका आंसर है आंसर ए, फर्स्ट। तो इंडिया की रैंक जो है आर्म्स इंपोर्ट में सिप्री में वो फर्स्ट है। और जो इंडिया जो है 4th नंबर पे है अमंग द 12 जो इंडो पैसिफिक नेशन है। तो इंडो पैसिफिक नेशन कितने हैं आपके? 12। तो 12 इंडो पैसिफिक नेशन में जो इंडिया है वो 4th नंबर पे है इन सेल्फ रिलायंट एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज। सेल्फ रिलायंट और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज में इंडिया जो है 4th नंबर पे है, और चाइना फर्स्ट पे है, और जापान आपका 2nd पे है। तो इंडो पैसिफिक रीजन जो है आपका, जितना भी आपका इंडो पैसिफिक ये ओशन हो गया, इसके पास जो जितना सारा रीजन होता है वो सारा आपका इंडो पैसिफिक रीजन होता है। तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये 12 कौन से नेशन है जो इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं। तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है, the most important strategy for the conservation of biodiversity together with the traditional human life is the establishment of। इसका आंसर है, तो मतलब द मोस्ट कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें आप बायोडाइवर्सिटी को भी कंजर्व कर सकें और साथ में जो है ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ का एस्टैब्लिशमेंट भी उसके साथ चलता चलता रहे। तो ये कौन सी है? तो इसका आंसर है आंसर ए, बायोस्फीयर रिजर्व। तो बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि आपका जो है कंजर्वेशन भी होता रहता है और ट्रेडिशनल जो है ह्यूमन लाइफ भी चलती रहती है। बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? आपका एक एक्स-सिटू होता है, इसमें आप जो है बाहर से मतलब एक नेचुरल नहीं होता है, आप एक्सटर्नली उसको क्रिएट करते हैं बोटेनिकल गार्डन्स को। तो बोटेनिकल गार्डन्स को क्रिएट करते हैं आप, एक्स-सिटू है ये। एंड नेशनल पार्क में भी जो है ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ में उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती है, जैसे कोर जोन हो गया, इसमें बफर जोन हो गया, तो इन सारी चीज़ों में आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो इसमें भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व में क्या होता है कि आप जो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कर सकते हैं और ट्रेडिशनल ह्यूमन लाइफ भी उसके साथ साथ चलती रहती है। तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसका काम है कि कंजर्वेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल, और ये जो है रिस्टोर करता है ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन द उस पर्टिकुलर एरिया में। तो ट्रेडिशनल लाइफ जो है उसको भी ये मेंटेन करता है। तो देख, जो बायोडाइवर्सिटी जो कंजर्व होती है वो होती है बायोडाइवर्सिटी जो एक्ट है आपका 2002। तो 2002 जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है उससे आपका बायोडाइवर्सिटी जो है कंजर्व होती है। तो कभी कभी ये जो एक्ट है वो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कौन सी ईयर में हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था, और कभी कभी इसको क्रोनोलॉजी में भी लगाने के लिए आ जाता है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है, vulture which is used
to be very common in Indian countryside some years ago are rarely seen nowadays. This is attributed to, तो वर्चर जो है बहुत ज़्यादा कॉमन थे, अब वो कम दिखाई देते हैं, किसकी वजह से? तो इसका आंसर है आंसर बी, अ ड्रग यूज्ड बाय कैटल ओनर्स फॉर ट्रीटिंग देयर डिसीज्ड कैटल। तो एक ड्रग जो है वो कैटल ओनर यूज करते थे अपने डिसीज्ड कैटल की के लिए, ट्रीट करने के लिए, उसकी वजह से जो है वल्चर जो है अब कम दिखाई देते हैं। तो वल्चर जो है एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है और ये बेसिकली जो है किडनी फेलियर की वजह से इनकी जो है वो मौत हो रही थी। क्योंकि क्या होता है कि ये जितने भी आपके डेड ऑर्गन्स होते हैं उन पे, जितने डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं उन पे ये अपनी फीड करते हैं, और वो जितने भी आपके कैटल्स होते थे, कैटल्स में एक पेन किलर यूज होता है, पेन किलर जिसका नाम है डिक्लोफेनेक। तो ये पेन किलर यूज होता था, तो ये पेन किलर जो है कैटल्स में यूज होता था, और वल्चर जो है जब ये इनकी डेथ हो जाती थी कैटल की, तो इन पे ये फीड करते थे। तो वो वल्चर के अंदर वो जो है ये सॉल्ट, ये केमिकल्स उसके अंदर चले जाते थे, जिससे वल्चर का जो है किडनी फेलियर हो रहा था। तो इसी वजह से वल्चर की जो है डेथ हो रही थी। तो जो वल्चर जो है मतलब जितनी भी ये वाइल्ड लाइफ ये देख लो, ये पेन किलर्स है और ये है, इसकी वजह से जो है जो बेसिकली मेन कॉज था वल्चर की डेथ का, और ये एक पॉइजनिक सब्सटेंस है। तो जो बर्ड्स है वो फीडिंग ऑन द डेड एनिमल्स दैट हैज बीन एडमिनिस्ट्रेटेड टू द, ये एक तरह का नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एनसेड बोलते हैं डिक्लोफेनेक, और ये एज अ पेन किलर यूज होता है। और जो वल्चर का जो है IUCN स्टेटस है वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, चूज द करेक्ट वन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉटन इन द वर्ल्ड। सेकंड, इंडियाज कॉटन वुड बी नोन एज द कस्तूरी कॉटन इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया के कॉटन को कस्तूरी कॉटन बोला जाएगा वर्ल्ड कॉटन ट्रेड में। तो इसका आंसर जो है आंसर सी, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन का इन द वर्ल्ड बाय सरपासिंग चाइना। तो चाइना को सरपास कर दिया है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और इंडिया जो है अकाउंट करता है अराउंड 22% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन। तो 22% ऑफ द वर्ल्ड कॉटन प्रोडक्शन जो है वो अकाउंट करता है। और हाल ही में क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने जो है रिसेंटली एक लॉन्च किया है फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर द इंडियन कॉटन। तो इंडियन कॉटन के लिए एक ब्रांड और लोगो जो है वो करा है। वर्ल्ड कॉटन डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड कॉटन डे बनाया जाता है आपका 7 अक्टूबर को। और इंडिया जो है इंडिया का जो प्रीमियम कॉटन है उसको जो है कस्तूरी कॉटन के नाम से जाना जाएगा इन द वर्ल्ड कॉटन ट्रेड एंड और इसके लिए जो है हाल ही में एक नया लोगो जो है वो भी डिजाइन हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? आंसर सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड टू द, तो आपका सियाचिन ग्लेशियर कहाँ सिचुएटेड है? तो इसका आंसर है आंसर डी, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली। तो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली, ये यूपीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली जो है ये आपका सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सिचुएटेड है। तो जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है लोकेटेड नियर द नुब्रा वैली इन द ईस्टर्न काराकोरम रेंज। तो ईस्टर्न काराकोरम रेंज जो है हिमालय में, इन हिमालय, वहां आपका जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है वो सिचुएटेड है। जो इस ग्लेशियर का जो है मेल्टिंग होता है वो एक मेन सोर्स है ऑफ द नुब्रा रिवर। तो नुब्रा जो रिवर का अगर इस ग्लेशियर से मेल्टिंग होके जो पानी आता है वो नुब्रा रिवर में गिरता है, और ये नुब्रा रिवर का जो है मेन सोर्स है इन द इंडियन रीजन ऑफ द लद्दाख विच ड्रेन इनटू श्योक रिवर। तो ये जो ड्रेन होता है वो आपका श्योक रिवर में ड्रेन होता है इन द लद्दाख रीजन। तो इसका आंसर हो गया आंसर डी, नुब्रा वैली। क्वेश्चन नंबर 6 है, टॉप प्रोड्यूसिंग
कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन द इंडिया, तो पहले ये महाराष्ट्र था, लेकिन अभी जो हाल ही में अक्टूबर में जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये गुजरात हो गया है। तो टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज गुजरात। तो गुजरात जो है टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है, और बेसिकली जो इंडिया है वो 37% ऑफ द वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है वो कॉटन कल्टीवेशन में आता है। कॉटन एक तरह का खरीफ क्रॉप है, तो ऐसे याद रख लेना, सी ओके, मतलब ऐसे खरीफ, कॉटन एक तरह का खरीफ क्रॉप है। और चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द कॉटन है। तो ये आपका इंडिया का न्यू कॉटन प्रोडक्शन आपका ट्रेंड देख सकते हैं इसमें। और इसमें देखिए लिख रहा है गुजरात रिमेन्स द टॉप मोस्ट स्टेट विद द प्रोडक्शन ऑफ इतना लाख बेल्स एंड महाराष्ट्र टू रिमेन एज द सेकंड लार्जेस्ट। तो पहले महाराष्ट्र था, लेकिन अब ये गुजरात हो गया है, महाराष्ट्र सेकंड है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उसके बाद तमिलनाडु जो है लोएस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट है, तो लोएस्ट जो है वो तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग भीमा वन बिलोंग टू विच डायनेस्टी। तो किंग भीमा वन किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, तो इसका आंसर है आंसर बी सोलंकी। तो किंग भीमा वन जो है सोलंकी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने जो है गुजरात एरिया जो है उसको रूल किया था, और कैपिटल क्या थी, कैपिटल है अनहिलवारा। अनहिलवारा जो है कैपिटल है। तो भीमा वन ने जो रूल किया था अराउंड 40 ईयर्स, 1021 से लेके 1063 तक जो है रूल किया था। और ड्यूरिंग हिज टाइम जो है फेमस जो सोमनाथ टेम्पल है वो प्लंडर्ड हुआ था बाय मोहम्मद ऑफ गजनी। तो किंग भीमा के टाइम में ही जो है सोमनाथ टेम्पल प्लंडर हुआ था। भीमा वन जो है उस भीमा वन के बाद जो है उनके जो भीमा वन के बाद उस जो रूल किया डायनेस्टी को वो उनके सन थे सन कर्ण। कर्ण ने जो रूल किया 1063 से 193 से तक, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, डक टैंक्स बनाए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो काम किया था वो किया था कि एक सिटी आफ्टर हिज नेम जिसका नाम था अहमदाबाद। तो अहमदाबाद सिटी जो है वो कर्ण ने रखी थी। और जो वन ऑफ द जो फेमस रूलर हैं भीमा मतलब सोलंकी डायनेस्टी के, वो थे कुरमपाला। कुरमपाला ने जो है सोमनाथ टेम्पल को रीबिल्ड किया था। कुरमपाला ने सोमनाथ टेम्पल को रीबिल्ड किया था। और भीमा देव टू और मूलादेव टू ने जो है मोहम्मद गौरी जो है उसको 1178 में सोलंकी डायनेस्टी है, तो सोलंकी डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग करते थे। सोलंकी डायनेस्टी ने 1178 एडी में जो है जो मोहम्मद गौरी है उसको डिफीट किया था। और बाद में क्या हुआ, जो ये सोलंकी डायनेस्टी है वो डीथ्रोन्ड हो गई वघेलास से। तो वघेलास से ये डायनेस्टी जो है डीथ्रोन्ड हो गई। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी सोलंकी चालुक्य डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया का फॉलोइंग इवेंट, यहाँ आपको कुछ इवेंट दे रखे हैं। राइज ऑफ द प्रतिहाराज अंडर किंग भोजा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा अंडर महेंद्र वर्मन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोला अंपायर बाय परंतंका वन, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। तो इसका जो आंसर है इसका आंसर है आंसर सी 2413। 2413 जो है इसका आंसर है। तो 2 सबसे पहले कौन सा है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पल्लवा पावर अंडर महेंद्र वर्मा वन। तो पल्लवा डायनेस्टी जो है आपकी, पल्लवा डायनेस्टी जो है वो कब एग्जिस्ट हुई थी, 275 सी से लेके 897 सी। और इसमें जो है महेंद्र वर्मन जो थे उन्होंने कब थ्रोन पे बैठे थे, वो महेंद्र वर्मन वो बैठे थे 600 से 630 सी। तो ये इसका आंसर है 2413। तो ये महेंद्र जो वर्मन है 1, तो ये 600 से 600 सी। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका फिर उसके बाद आपका पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला। तो गोपाला ने जो है पाला डायनेस्टी कब फाउंड करी थी, गोपाला ने 750 से लेके 770 सीई तक, कॉमन एरा तक। फिर उसके बाद है राइज ऑफ द प्रतिहारा किंग भोजा। तो जो प्रतिहारा गुजरा प्रतिहारा डायनेस्टी थी वो उसने रूल किया था मिड 8th
से 11वीं सेंचुरी तक, और उन्होंने फर्स्ट तो उज्जैन में रूल किया, फिर उसके बाद लेटर जो है कन्नौज में रूल किया। फिर उसके बाद जो भोजा है उनके टाइम में जो है प्रतिहारा का जो है राइज हुआ, और ये हुआ था अराउंड 836 से 885 सी कॉमन एरा। फिर उसके बाद क्या है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द चोला पावर बाय परंताका। तो चोला पावर बाय परंताका जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो परंताका चोला जो वन है उसने रूल किया चोला किंगडम फॉर 48 ईयर, मतलब पांड्या को एनेक्स करके। और ये चोला वन का जो हुआ वो कब हुआ, 907 से 995। तो ये कितना हो गया, ये 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, 1 नंबर पे है, 3 नंबर पे, 2413। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग फोर्स वर डिप्लॉयड इन। तो फर्स्ट टाइम यूएन पीस कीपिंग फोर्स कब डिप्लॉय हुआ था, 1948, आंसर सी। तो फर्स्ट टाइम जो है यूएन पीस फोर्स जो है डिप्लॉयड हुआ था 1948, जब यूएन जो सेक्रेटरी काउंसिल ने ऑथराइज किया था डिप्लॉयमेंट ऑफ द यूएन मिलिट्री ऑब्जर्वर इन द मिडिल ईस्ट। करंटली जो है 12 जो है यूएन पीस का ऑपरेशन है जो डिप्लॉयड है ऑन 3 कॉन्टिनेंट्स। तो 12 है ऑन 3 कॉन्टिनेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज इन। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इसका आंसर है आंसर बी, बिहार। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इज द ओनली टाइगर रिजर्व इन द बिहार विच इज फेमस फॉर द ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंट ऑफ द हिमालय तराई फॉरेस्ट। तो अकॉर्डिंग टू द टाइगर सेंसस जो है 2018 वाला, उसमें जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है 32 उसमें टाइगर्स थे, और बाकी सारे जो एनिमल्स भी हैं वो जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वहाँ पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इनेक्टेड इन। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब इनेक्ट हुआ था, 1972 में। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 1976, जिसमें क्या हुआ, तो फॉरेस्ट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल एंड बर्ड जो है वो ट्रांसफर हुआ स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में हुआ। और आर्टिकल जो है आपका 51A सब क्लॉज जी जो है, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, वो स्टेट करता है कि देयर शैल बी द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एंड एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। और 48A जो है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो मैंडेट करती है कि जो स्टेट है वो शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आपका आर्टिकल जो 51A सब क्लॉज जी है और 48A जो है, दोनों जो आर्टिकल्स हैं वो आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट से रिलेटेड करते हैं। तो 51A जी हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, और ये आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जो एनवायरमेंट जो स्टेट लिस्ट में आता है था सब्जेक्ट, वो अब कंकरेंट लिस्ट में चला गया था। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। तो कौन से टाइगर रिजर्व के अंदर जो सबसे ज्यादा एरिया क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर आता है, तो इसका आंसर है आंसर सी, नागार्जुन श्रीशैलम। तो नागार्जुन श्रीशैलम जो है टाइगर रिजर्व, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एरिया है वो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंदर आता है। तो नागार्जुन श्रीशैलम जो है एक लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया, जिसका एरिया क्रिटिकल टाइगर के अंदर आता है। बाकी सब देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट जो है ओल्डेस्ट है इन इंडिया और इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में एज अ हेली नेशनल पार्क। तो कभी कभी आ जाता है हेली नेशनल पार्क का, किसका नाम हेली नेशनल पार्क ओल्ड है। रणथंबोर जो है बेसिकली नियर है सवाई माधोपुर राजस्थान में। और सुंदरबन तो आपका लास्ट जो लार्ज कोस्टल मैंग्रोव है और शेयर्ड बाय इंडिया एंड बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है इंडिया आउट कैंपेन इज इन। तो इंडिया आउट कैंपेन जो है वो कहाँ हुआ था, इसके होता है मालदीव्स के अंदर। तो बेसिकली रिसेंटली क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव ने जो बैन किया है इंडिया आउट कैंपेन, टर्मिंग इज अ थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी। तो इंडिया आउट जो कैंपेन है एक स्लोगन हुआ था कॉइन 2 years अगो बाय हु क्लेम दैट द एनडीपी गवर्नमेंट इन मालदीव्स लेड बाय द प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट इब्राहिम जो थे, इब्राहिम हैज सोल्ड आउट द मालदीव्स टू इंडिया। तो मालदीव्स मतलब ये क्लेम हुआ था कि जो प्रेसिडेंट इब्राहिम ने उन्होंने जो है मालदीव्स को इंडिया के लिए सोल्ड कर दिया है। तो क्लेम दैट ड्यू टू द प्रो इंडियन पॉलिसीज ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट इंडिया हैज सेंट अ लार्ज मिलिट्री कंटिजेंट टू द मालदीव्स। तो मालदीव्स के अंदर जो है लार्ज मिलिट्री
कंटिजेंट जो है उन्होंने भेजी है, क्योंकि प्रेसिडेंट का जो है अलाइनमेंट टुवर्ड्स द इंडिया था, तो वो प्रो इंडियन थे, तो इसलिए ही जो वहाँ एक तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था। एक तरह से जो है जो आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अगेन जो है अपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट चला रही थी कि टू स्पेल इंडिया एंड इंडियन आर्मी आउट ऑफ द गवर्नमेंट, एंड उसको जो प्रेसिडेंट है उसकी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था कि ये जो ये प्रो इंडियन पॉलिसीज़ है और इंडिया की जो इतनी मिलिट्री जो है कंट्री में आ रही है उन सबको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, तो उसके लिए ही ये इंडिया आउट कैंपेन था। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब ऑब्जर्व होता है? तो 10 अक्टूबर को होता है। तो ये 10 अक्टूबर को होता है। तो फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे वो ऑब्जर्व हुआ था 10 अक्टूबर 1992, और जो थीम है 2022 का वो है मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो मेकिंग मेंटल हेल्थ फॉर द ग्लोबल प्रायोरिटी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट। फर्स्ट, महाकालेश्वर टेम्पल इज इन उज्जैन। सेकंड, इट इज ऑन नर्मदा रिवर। तो पहला सिर्फ सही है, महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में है। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा एक हिंदू टेम्पल है डेडिकेटेड टू शिवा, और वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगा जो हैं, दो आपके जो 12 ज्योतिर्लिंगा हैं उसमें से एक ज्योतिर्लिंगा जो है आपका महाकालेश्वर टेम्पल है उज्जैन में। और ये जो है उज्जैन में है। उज्जैन कहाँ है? एमपी के अंदर। और जो टेम्पल है वो सिचुएटेड है ऑन द रिवर शिप्रा, छिप्रा जो भी बोले, वहाँ ये सिचुएटेड है। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए। नेक्स्ट है वर्गीज कुरियन इज द फादर ऑफ द। तो वर्गीज कुरियन इज द फादर ऑफ द, इसका आंसर है आंसर बी, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो वर्गीज कुरियन जो है वो फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने जो सेलिब्रेट किया है नेशनल मिल्क डे ऑन 26 नवंबर। 26 नवंबर को जो है नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेट होता है। आप बताएंगे 26 नवंबर को एक और चीज़ जो है वो सेलिब्रेट होती है, वो बताइए। एक और चीज़ सेलिब्रेट होती है 26 नवंबर को, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। चलिए ये भी आपको हिंट दे दिया, वो होती है, उसका नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वर्ल्ड में जो है फर्स्ट डे ऑफ द जून जो है वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट होता है। तो फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन जो है इनको बोला जाता है फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन। वर्गीज कुरियन जो है फादर ऑफ द व्हाइट रेवोल्यूशन, और ये जो है ही इज़ फेमस फॉर द ऑपरेशन फ्लड विच इज़ नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर प्रोग्राम। तो ऑपरेशन फ्लड जो है उसके लिए भी जो है ये जो वर्गीज कुरियन है वो फेमस थे। तो इसका आंसर हो गया आंसर बी, व्हाइट रेवोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया? तो कौन सा है? तो इसका आंसर है आंसर डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जो है विद 319 लाख मेट्रिक टन जो है मिल्क प्रोड्यूस होता है, और उत्तर प्रदेश जो कंट्रीब्यूट करता है 16% ऑफ द इंडियाज का डेयरी प्रोडक्शन एंड हैज द टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग इन द स्टेट। इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी जो समिट 2022 है वो ग्रेटर नोएडा के अंदर होगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रेटर नोएडा के अंदर जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 जो है ग्रेटर नोएडा के अंदर हुई। और थीम क्या है होगी समिट की? थीम होगी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, फोकस ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर्स एंड एनिमल कीपर। तो थीम क्या होगी? डेयरी फॉर द न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड, फोकस ऑन द इनकम ऑफ द फार्मर एंड द एनिमल कीपर। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं और ये स्क्रिप्ट को देख रहे हैं तो प्लीज़ आई सजेस्ट यू कि समिट को जो है वो इंग्लिश में ही याद करिएगा, समिट इंग्लिश में ही याद करिएगा। नेक्स्ट है द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 विल बी हेल्ड इन। तो COP 27 कहाँ हेल्ड होगी? तो इसका आंसर है आंसर बी, इजिप्ट। तो COP 27 जो है ओपन होगी आपका शर्म अल शेख जो है इजिप्ट में विद द एम ऑफ द इंश्योरिंग फुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट 2015। तो बेसिकली इस समिट का काम क्या है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है उसको फुल्ली इम्प्लीमेंट करना है। तो फर्स्ट COP मीटिंग जो है आपकी बर्लिन में हुई थी। बर्लिन कहाँ है आपका? जर्मनी में, और ये हुई थी आपकी 1995 में। चलिए आप बताएंगे COP 24, 25, 26 और 28। 27 तो पता ही चल गया आपको। ये आप सारी जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कहाँ कहाँ हो रही है।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज द स्पॉन्सर ऑफ द UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज COP27? तो कौन है? तो आंसर बी है, आंसर बी है कोका कोला। तो कोका कोला को जो है स्पॉन्सर बनाया गया है COP27 का। तो कितनी अजीब बात है ना कि मतलब आप किसी चीज़ को पनिश कर रहे हो और उसको ही आप जो है उसको बेनिफिट दे दो। तो COP27 के लिए जो है जो कोका कोला है उसको जो है स्पॉन्सर बनाया गया है। तो इसके लिए जो एक इकोनॉमी में एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो है वो इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी। बहुत सारे जो है एक्टिविस्ट थे वो इस चीज़ों से खुश नहीं थे, मतलब कि मतलब कोका कोला को ही आप जो इतना पोल्यूशन क्रिएट करती है, इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ और ये सारी चीज़ें, और आपने इसको ही जो है आपने इसको ही स्पॉन्सर बना दिया। तो कोका कोला स्पॉन्सरशिप जो है वे बेसिकली क्या कर रहा है, अंडरमाइन कर रहा है क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव। तो क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव को ही जो ये है अंडरमाइन कर रहा है। लेकिन COP क्लाइमेट समिट जो है स्पॉन्सर जो हुई है कोका कोला के, इसको एक तरह से बोला जा रहा है इट इज़ अ ग्रीन वॉश, इट इज़ अ ग्रीन वॉश। तो इज़ अ ग्रीन पुश टू आउट कोक फ्रॉम द COP27। तो एक तरह का जो है इसको एक तरह से इसको ग्रीन वॉश बोला जा रहा है, क्योंकि कोका कोला इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट यूज़र ऑफ द प्लास्टिक। कितनी सारी प्लास्टिक कैंस और इतना सब कुछ आता है कोका कोला का। और 4 इयर्स में ये फाउंड हुआ है कि कोका कोला जो है वर्ल्ड का टॉप प्लास्टिक पोल्यूटर है। जितने भी आपके एनुअल ब्रांड ऑडिट्स हुए हैं उन सब में जो जितने भी एनवायरमेंटल कैंपेनर हैं उन्होंने डिस्क्राइब किया कि एक पार्टनरशिप एज बेफलिंग। और पिटिशन जो है स्टार्ट हुई है by a delegate at COP6 in Glasgow has called for end to the corporate sponsorship of the COP talks। इसमें ये कहा गया है कि जो रिमूवल है कोका कोला का उसका होना चाहिए। इतनी 99% ऑफ द प्लास्टिक जो है आर मेड फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल जो है कोका कोला की 99% प्लास्टिक जो है वो फॉसिल फ्यूल से बनी होती है। तो इट इज़ जस्ट लाइक अ सुपर फन टू हैव अ क्लाइमेट समिट इन अ पुलिस स्टेट स्पॉन्सर्ड बाय द कोका कोला। तो एक तरह का मतलब सुपर फनी समझ लो इस तरह का अनाउंसमेंट। कोका कोला का भी कुछ कहना है। कोका कोला ये कहता है कि वी शेयर द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्ट फ्रॉम द ओशन, अप्रिशिएट द एफर्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट द चेंज। तो 99% प्लास्टिक आप मतलब यूज़ करते हो और आप बोल रहे हो कि वी शेयर द गोल ऑफ एलिमिनेटिंग द वेस्ट। ठीक है, ये तो आप ये ग्रीन वॉश जो टर्म है उसको मतलब उसको ध्यान रखना ग्रीन वॉश को। तो ग्रीन वॉश को आप इस टर्म को ध्यान रखिएगा, ये इससे ही जो है रिलेटेड है ग्रीन वॉश। ग्रीन वॉश बेसिकली एक मतलब कम्युनिकेशन और एक मार्केट स्ट्रैटेजी होती है जो अडॉप्ट होती है बाय द कंपनीज और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से। इसका काम क्या होता है, कंसिस्टेंट पुटिंग फॉरवर्ड द इकोलॉजिकल आर्गुमेंट इन ऑर्डर टू फोर्ज एन इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल इमेज अमंग द पब्लिक। तो एक इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल इमेज जो है वो पब्लिक के सामने जो है रखने की कोशिश करते हैं। तो अभी आपने हाल ही में देखा था कि जो है रोनाल्डो ने जो है वो कोका कोला की बॉटल जो है वो साइड कर दी थी। तो तभी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ गया था कि इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। तो ग्रीन वॉशिंग का यही मतलब है कि आप जो है जितना भी इकोलॉजिकल आर्गुमेंट्स रखेंगे कि कोका कोला से रिलेटेड, जिससे इसकी एक इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल इमेज जो है शो कर दी जाए। तो मतलब वही जो पूरी भरपाई करने के लिए कि वहाँ की यहाँ भरपाई करने के लिए ये जो है टैक्टिक्स वो है अपनाए गए हैं। तो ग्रीन वॉशिंग का अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है ग्रीन वॉशिंग की, तो इट इज़ अ एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग
public or investor with misleading false information about the environmental impact of the company's products and operation. तो act of providing public or investor with misleading false information about environmental impact of the company. So this is greenwashing. Next question है टेलीमानस aims to provide. तो टेलीमानस का aims to provide, इसका आंसर है आंसर डी, टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज. तो मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने एक लॉन्च किया है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्क अक्रॉस स्टेट, जिसको नाम है टेली मानस, ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को. तो टेलीमानस का जो एम है टू प्रोवाइड फ्री टेली मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑल ओवर द कंट्री अराउंड द क्लॉक. तो इट एम टू पर्टिकुलरली कैटर टू पीपल इन रिमोट और अंडर सर्व्ड एरिया. तो अंडर सर्व्ड एरिया में मेंटल हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट. अंडर मिशन शक्ति इंडिया टेस्टेड अ anti-satellite weapon ASAT. The test made India as the 4th country to have tested an ASAT weapon. तो इसका आंसर सी है. तो दोनों सही हैं. तो मार्च 2019 में जो है एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल जो है जिसको बोलेंगे ASAT was developed हुई थी by India R&D organization DRDO and was tested to destroy a live satellite in the low earth orbit. तो जितनी लाइव सैटेलाइट है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए तो इस टेस्ट को जो बोला गया था मिशन शक्ति टेस्ट बोला गया था. और इंडिया जो है 4th कंट्री बन जाएगा who have tested these टेस्ट. नेक्स्ट है द न्यू बुद्धिज्म अडॉप्टेड बाय अम्बेडकर इज कॉल्ड. तो न्यू बुद्धिज्म जो अम्बेडकर ने अडॉप्ट किया था उसको क्या बोलते हैं. तो इसका आंसर है आंसर डी, नवयाना. तो नवयाना जो है जो बुद्धिज्म है वो बेसिकली अम्बेडकर ने अडॉप्ट किया था. और न्यू बुद्धिज्म मूवमेंट जो है जिसको ऑल्सो नोन एज द बुद्धिस्ट मूवमेंट फॉर द दलित Ambedkarite Buddhist movement or the modern Buddhist movement is a religious as well as the socio-political movement among the Dalits in India which was started by Dr. B.R. Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar ने इस movement को करा था लॉन्च. तो बेसिकली जैसे आपके जितने भी सारे मतलब अलग अलग सेक्ट्स हैं बुद्धिज्म के, हिनाया हो गया, महायाना हो गया, वज्रयाना हो गया, तो आपने ये एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में. तो इन सबको ही रिवाइव करने के लिए एक नया जो है एक नया मूवमेंट और एक नया सेक्ट आया था जिसको बोलते हैं नवयाना. तो नवयाना वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू एम in the बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन स्कीम ensuring a dash increment in enrollment at the secondary level. तो dash increment in the enrollment of the secondary level. तो इसका जो आंसर है वो है आंसर ए 1%. तो स्कीम जो है वो लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन जनवरी 2015 और इसका काम क्या था टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो and related issue of the women empowerment over the life cycle. तो women empowerment और child sex ratio तो basically ये ट्राई मिनिस्ट्रियल एफर्ट था मिनिस्ट्री ऑफ women and child का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का. तो अब इसका जो है इंश्योर करेगा 1% इंक्रीमेंट इन द एनरोलमेंट एट द सेकेंडरी लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट. नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन द सुप्रीम कोर्ट Collegium is headed by the CJI and comprises the 4 most senior most judges of the court. Second, the High Court Collegium is led by the Chief Justice and 3 other senior most judges of the court. तो इसका आंसर 1 है. तो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम क्या होता है? Is headed by the CJI plus 4 senior most judges. तो हाई कोर्ट का कोलिजियम क्या होता है? हाई कोर्ट इज लेड बाय द चीफ जस्टिस एंड प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस. तो हाल ही में अभी क्या हुआ है जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम है उसने रिकमेंड किया है जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी एज द चीफ जस्टिस ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट. तो इन्होंने अभी हाल ही में जो है ये किया. कोलिजियम सिस्टम क्या होता है? इट इज अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ द जजेस दैट
that has evolved through the judgment of the सुप्रीम कोर्ट। तो फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और जज केस और थर्ड जज केस, फिर उसके बाद आपका एनजेक आ गया। तो एनजेक तो आपका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो इसी से जो है आपका ये कॉलेजियम जो है इवॉल्व हुआ है। तो इट इज़ नॉट बाय एनी एक्ट और पार्लियामेंट, बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट के अपने अपने अलग अलग जो डिसीजन हैं उनसे ये जजमेंट से जो है वो इवॉल्व हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस क्या और थर्ड जज केस, इनका ईयर बताएंगे आप नीचे। पढ़ लीजिएगा आप अपने आप और कमेंट बॉक्स में आप ईयर लिखिएगा। तो इसका आंसर हो गया आंसर ए 1 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब देखिए ये तो कहा ही गया, चलिए फर्स्ट और सेकंड ही ढूंढना पड़ेगा, थर्ड तो हम पढ़ा ही रहे हैं। हो गया, अंडर थर्ड जज केस 1998 सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट रेफरेंस एक्सपेंडेड द कोलिजियम टू अ डैश मेंबर बॉडी। तो कोलिजियम कितने हैं, कितने मेंबर बॉडी से जो है एक्सटेंड हो गया है। तो इसका आंसर है आंसर सी 5। तो थर्ड जज केस कब हुआ था, 1998 में, और सुप्रीम कोर्ट ऑन द प्रेसिडेंट रेफरेंस आर्टिकल 143। तो आर्टिकल 143 एक्सपेंड कर दिया था कोलिजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी कंप्राइजिंग सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस कितने हो गए, 5 मेंबर बॉडी हो गया, इंक्लूडिंग द सीजीआई है 5 मेंबर बॉडी, एक्सक्लूडिंग नहीं है, तो इंक्लूडिंग, तो सीजीआई प्लस 4 तो 5 मेंबर होगी इंक्लूडिंग द सीजीआई। तो इसका आंसर हो गया आंसर सी 5, 1998 में आया था। एंड कोट ऑफ द डे ये है, बी द चेंज दैट यू विश टू सी इन द वर्ल्ड बाय महात्मा गांधी। तो इसको अपनी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करिए, एथिक्स के आंसर में भी लिख सकते हैं और दूसरा एस्से में भी लिख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ रोज फ्री डेली क्विज होता है, एडिटोरियल होता है, आंसर राइटिंग होती है, यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।